देखो आप लोग, देखो हम सभी का कोर्स डेटा साइंस है ना। ये जैसे मैम हम लोग जानते हैं डेटा एनालिटिक्स है, तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में प्री रिक्विजिट क्या है? डेटा। नहीं, डेटा साइंस हो या डेटा एनालिटिक्स हो, इनमें प्री रिक्विजिट क्या बेटा? डेटा। यदि आपके पास डेटा होगा तभी आप वर्क कर पाएंगे। यदि आपके पास डेटा ही नहीं होगा then we cannot do anything। तो क्या आपको ये चीजें क्लेरिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप इस स्टेटमेंट से आगे लिखो, यदि हमारे पास डेटा होगा तभी नहीं विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। ये सब यदि डेटा होगा तभी उसके अंदर से उस पे हम साइंस कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्या ये स्टेटमेंट से आप एग्री हो सभी लोग? देखो मैं बात कर रहा हूँ डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर बीआई का यूज क्या करेंगे। कनिका आवाज जा रही है आप उल्टा? हाँ, थैंक यू। आप ठीक है पहले के कंपेरिजन में। देखो स्टार्ट कर रहे हैं डेटा एनालाइजेशन एंड डेटा साइंस। यहाँ पे नोटिस करें सब लोग। तो देखो बेटा यहाँ पे ना प्री रिक्विजिट डेटा, जब हमारे पास डेटा होगा तभी आप कुछ भी कर पाएंगे। यदि आपके पास डेटा नहीं हुआ देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या आप सभी लोग इस स्टेटमेंट से एग्री हो? मतलब हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है? डेटा की। तो हाउ टू एक्सेस द डेटा? देयर इज मल्टीपल वे। मतलब देखो, मेरा मेन मोटो है समझाने का आज, मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस। हाउ मेनी मेजर स्टेप्स? डेटा साइंस के मेजर स्टेप्स कितने हैं? उसको परफॉर्म करने में पावर बीआई हेल्प करता है नहीं करता, ये पूछना चाहता हूं। हाउ मेनी मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस को क्या आप इनमें से बता सकते हैं? बताओ कौन कौन से। पहले नोट करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट, लोड, भूल नहीं जाओ। स्टेप वन बताओ आप। बताओ आप लोग क्या बताओ। मशीन लर्निंग आपकी क्लास ले रहा हूँ, मुझे याद है 7:30 में आती हो आप। बताओ, मशीन लर्निंग पढ़ने से पहले आपको ये बताया गया होगा। इसको फर्स्ट स्टेप कहा जाता है बेटा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। देखो आप सभी लोग बता रहे हो सही, बस एक स्टैंडर्ड वे हमें ये बोलता है कि फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आप क्या क्या पढ़ रखी हो पहले से? आप क्या क्या पढ़ रखी हो? एक्सेल अभी बस हुआ है ना? एक्सेल के बाद पावर भी पढ़ते हो, अच्छा है। आप चाहो तो पाइथन भी शुरू कर सकते हो साथ में, है ना? क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट है। आप एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन दिन पावर भी पढ़ सकते हो। तो एक्सेल हो रखा है तो पावर भी बढ़िया पढ़ रहे हो। बस आप चाहो तो पाइथन और सिंपल भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो हम अभी जो पढ़ा रहे हैं बेटा आपको डेटा एनालिसिस। सबसे पहले मैं पढ़ना जी, सबसे पहले करना होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि जस्ट गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेजर स्टेप्स। तो सबसे पहले कहना है आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। वी नीड टू परफॉर्म ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन विच वी जस्ट गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा को गैदर करते हो। तो पॉपुलर डेटा के कौन कौन से सोर्सेस, ये हम आपसे बात करें कि हाउ मेनी पॉपुलर सोर्सेस ऑफ डेटा। एसक्यूएल, एपीआई। अब तू इसे पीछे और क्लास से बाहर जाए, सीधे नहीं पीछे मुड़ के जाए। मैं डेटा का सोर्स पूछ रहा हूँ, ये एक्सेल बता रहा है। उसमें फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास ही है ना, ठीक है। शीना अभी ज्वाइन करेंगे। आप सभी लोग, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था हाउ मेनी पॉपुलर सोर्सेस ऑफ डेटा। डेटा के जो सबसे पॉपुलर सोर्सेस है मेजरली चार पांच हैं। ये एक्सेल डेटा का सोर्स नहीं है भाई साहब। आपको इंटरव्यू लेगा भी नहीं ऐसे बोल। सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर क्लाउड इन्वायरमेंट है क्लाउड इन्वायरमेंट। सबसे ज्यादा जो डेटा आजकल रखा जा रहा है क्लाउड में रखा जा रहा है। इस दो सबसे पॉपुलर क्लाउड इन्वायरमेंट है, आप लोग जानते भी होंगे, एडब्ल्यूएस और एजीओ। सबसे ज्यादा पॉपुलर है यही दो जगह क्लाउड पे डेटा लोग रखते हैं। अच्छा गूगल फोटो नहीं, गूगल आप लोग इसलिए रखते हो कि फ्री है। आप लोग भी रखना बंद कर दोगे जब उसके बारे में जानोगे। हाँ, जितना आपके सामने डेटा सिक्योर है उसी उतना ही बैकएंड में फ्री है। मतलब आप एक तरह का पाइप समझो, जो इधर से खुला है ऊपर में तो बंद दिख रहा है, उधर साइड उतना ही ओपन है। जितना इधर से डेटा जा रहा है उधर उतना ओपन हो रहा है। ये सबसे क्लाउड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। डेटाबेस के सर्वर भी है जो डिप्लॉयड हो चुके हैं, उसको भी यूज करते हैं लोग। डेटाबेस के सर्वर कौन कौन से, जैसे आपने सुना होगा सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल सर्वर है, और एक कल भी, ये भी पॉपुलर सोर्सेस हैं डेटा के जहाँ पे हमारे डेटा हम लोग रखते हैं।
किस पर्पज से? सिक्योरिटी पर्पज से। हम अभी बात कर रहे थे ना, ये सारे SQL है बेटा, तो आपके सबसे ज्यादा डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने कुछ लोग SQL की क्लास में ज्वाइन किए थे, तो मैंने आपको बताया था ये सबसे ज्यादा डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बात कर रहे थे, है ना। और थर्ड वन है, यस मैम, पांच छह बच्चे हैं। ये कुछ वो है, गूगल ने अपना डेवलप कर रहा है, बट अभी पॉपुलर हुआ नहीं है। अब आप यूज कर दो ना, कोलैब कोलैब क्लाउड इन्वायरमेंट डेवलप करने का ट्राई कर रहा है, बट अभी उतने लेवल पे हुआ नहीं है, तो अभी उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। जीरा वगैरह सुने होंगे, जीरा, जीरा, एजेंटिक एआई आ रहा है, वो भी यूज। पाइथन का फ्रेमवर्क है, जैसे पाइप लाइब्रेरी आप यूज करते हो, पाइथन जीरा डिफाइन नहीं करता। जीरा एक लाइब्रेरी है जो डेटा को सेगमेंटेशन में हेल्प करता है। सच्ची में जीरा का एग्जैक्टली जीरा, उसका काम भी जीरा वाला ही है, जैसे नहीं होता है हर चीज में। एक और भी है, तो एक और आपने सुना होगा, पाई क्यूटी 5, ब्यूटीफुल सोप, ये सारे लाइब्रेरी हैं। तो पाई स्पार्क, पाई स्पार्क है, तो पाई टॉर्च, पाई टॉर्च, पांडाज देखना, पांडाज देखना नाम, पांडाज का एक नया लाइब्रेरी डेवलप हुआ, दैट मींस पोलर। कुछ दिन बाद आपको पांडाज की जगह पे पोलर पढ़ना पड़ेगा। सर जीरा पढ़ाओगे या नहीं? सिलेबस में नहीं है वैसे, तो पढ़ा देंगे, बट पहले क्या आवाज आप सभी को, आप सभी को आवाज आ रही हो? करता हूँ, आता है टॉपिक उसमें। दोनों अपने आप ठीक है। तो आप देखें, यहाँ पे सब लोग इसी की बात कर रहा था, मैं ये डिस्कस कर रहा था। देखिए, तो ये पॉपुलर सोर्सेस है जहाँ पे हमारी डेटा अवेलेबल हो सकती है, SQL सर्वर, पोस्टग्रेस सर्वर और ऑरेकल। अच्छा, ऐसा और भी है, मैं नाम ना लिख रहा हूँ, मतलब आप और भी है, कौन कौन से हैं? आपने बहुत पॉपुलर सुना होगा, IBM DB2, जितनी भी कंपनी है वो आजकल IBM DB2, IBM DB3, 3 हो चुके हैं, अभी तक डेवलप हुए हैं। फिर आपने सुना होगा SQLite, वो छोटी कंपनियां जो है ना, जो SQLite यूज करती है, क्योंकि पेमेंट पेड नहीं है, फ्री है। तो यह कभी कभी हो सकता है हमारी डेटा किसी वेबसाइट पे भी हो सकती है। कौन कौन से टॉपिक? हाँ, नहीं, ऑरेकल अपने आप की कंपनी है, वो है ऑरेकल का डेवलप्ड प्रोजेक्ट जावा आपके सामने है, वो अलग ही अपने आप में ऑरेकल तो ऑरेकल है। वेबसाइट, आप बहुत सारी वेबसाइट, जैसे कि, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आज का कौन सा है, ये कहाँ पे मिलेगा बताओ? मिंत्रा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यही है ना बेटा जहाँ पे आप ढूंढ सकती हैं। तो सबसे पॉपुलर क्लाउड इन्वायरमेंट ये वेबसाइट, यहाँ पे भी हमारी डेटा हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी में कैसा काम कर रहे हैं उस पर। तो ये सारे हैं जहाँ पे हमारी डेटा अवेलेबल हो सकती है। अभी जैसे ट्रेंडिंग डिजीज कौन से चल रहे हैं, कहाँ मिलेगी? नहीं, WHO बता सकता है, या फिर इंडिया के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो बता सकती है ना। या फिर एक चौथा सोर्सेस है लोकल मशीन, जहाँ पे हमारी डेटा हो सकती है। ये चार पॉपुलर सोर्सेस है जनरलाइज, ये चार ऐसे हैं जहाँ हमारी डेटा हो सकती है। देखो बेटा, क्या बातें ना करो, यदि आप ऐसे रहोगे तो डिस्टर्ब होते रहोगे, तभी याद नहीं होगा सिद्धार्थ को, हर बात पे सीरियस नहीं लेता। देखो, ये जो लोकल मशीन है, इसमें तो आप पेन ड्राइव लगा कर डेटा इंसर्ट कर लो, जैसे हमारे लैपटॉप, ये सब क्या है? लोकल मशीन तो है।
तो लोकल मशीन में तो पेन ड्राइव लगा के डेटा ले आओगे, इसमें तो। बट ये जो बाकी के तीन हैं, जैसे क्लाउड इन्वायरमेंट है, ये डेटाबेस सर्वर है, ये वेबसाइट है, इन पे क्या हम पेन ड्राइव मैनुअली लगा सकते हैं? ये तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये तो वर्चुअल है, तो इनसे डेटा कैसे आएगा? सोचो। एंड सो थिंक कर पा रही हो आप दस समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनालाइजेशन। माइंड में ना पिक्चर बनना शुरू हो जाना चाहिए, जिसके दिमाग में चीज बन रहा है वही समझो कि आप पढ़ रहे हो। जिनके दिमाग में पिक्चर नहीं बन रहा है, समझ लो आप बस मेरी बात को सुन लो कहानी की जैसे। आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यू में, पॉइंट समझो मेरी बात। तो आप समझ पा रहे हो, आप बेटा चीजें समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये एक ऐसा जैसे आपकी गूगल फोटोज है, तो क्या आप गूगल फोटोज में पेन ड्राइव लगा पाओगे? नहीं, आप जब तक आप मेल आईडी लॉगिन नहीं करोगे आपको एक्सेस नहीं करने देगा। तो उसी तरह से ये सारे हैं, तो इसको कैसे एक्सेस करोगे? देखो इसको पहले एक्सेस करने के लिए जनरली लोग यूआरएल यूज किया करते थे, अब ये बात खत्म हो चुकी है। अब लोग यूज करते हैं एपीआई। अभी की जो सबसे ट्रेंडिंग में जो टेक्निक यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड, दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई और फास्ट, है ना? ये दो होते हैं, इनका नाम बताइए, रेस्ट और फास्ट, स्पीड वाला फास्ट नहीं, इसका नाम ही है फेस्टिव फास्ट, और आरईएसटी रेस्ट इसका नाम है। तो रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई, इनका फुल फॉर्म भी होता है, देख लेना आप लोग गूगल से, मुझे इतना याद नहीं रहता। दो होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। एपीआई होता क्या, यदि आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द एपीआई, पहले तो ये समझो आप एपीआई स्टैंड्स फॉर मोबाइल कुछ आ रहा है बेटा, आप पढ़ लो ना। अच्छा लिख रहे हो आप? आज पहली बार मिस्टेक। जनरली हमारे पास जो बच्चे होते हैं ना, मोबाइल ही चलाता से नीचे। हाँ ये देख लो दोस्त है तुम्हारा, ऐसी बातें कर रहे हैं। API is a programming interface. But what is the API? यदि पूछा जाए कि what is the API? It helps us to establish live connection between your resources to your resource. Source ये सारे हो गए हमारे, और रिसोर्स क्या हो सकता है बताओ? रिसोर्स आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी हो सकता है ना। रिसोर्स मतलब क्या, इक्विपमेंट्स, चाहे वो व्हाटएवर यूज करते हो। तो लेट से लैपटॉप, जनरली तो लैपटॉप से ही कनेक्ट करते हो, तो इन दोनों के बीच में जो लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। अरे हमारे पास तो मैं वो आ गया, वो चलान खड़े थे 1200 का, कहाँ घूम रहे थे? मैं दिखाता हूँ आपको। सर ये क्या, API is a technique, it is a way, technique, way, concept कुछ लिख लो, that help us to establish live connection between sources to resources, source और resource के बीच में लाइव कनेक्शन establish करता है। लाइव कनेक्शन का मतलब क्या होता है? चीजें यहाँ है, वो चीजें यहाँ दिखेंगी, जो चीजें यहाँ करोगे वही चीजें ये नहीं। एक बहुत अच्छा गुड एग्जांपल ऑफ एपीआई बताता हूँ, जैसे देखो आपके जो फोन है, सभी के जो मोबाइल फोन है, एग्जांपल से याद रहेगा आप समझो। जैसे जो हमारे मोबाइल फोन है, हम सभी के पास मोबाइल फोन है, क्या कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? सबके पास मोबाइल फोन है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है, मेरे पास उससे भी छोटा, मेरे पास तो देखो अब आपके फोन में देखोगे होगे, आपके वेदर की इंफॉर्मेशन देता है, 29 डिग्री टेम्परेचर और फोरकास्टिंग बताता है, ह्यूमिडिटी लेवल बताता है ना। क्या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में पहले से सेव है? देखो आप पूरे फोन को चेक करना कि आपके फोन में किसी भी तरह का डेटाबेस पड़ा हुआ है नहीं है, और ना ही तो हमारे मोबाइल के अंदर किसी तरह का डिवाइस लगा हुआ है जो इसको सेंस कर रहा है टेम्परेचर को। ऐसा कोई डिवाइस आपके मोबाइल में नहीं है। आप देखो जैसे अभी यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री है, बाहर हो सकता है 32 डिग्री हो, तो फिर 22 डिग्री नहीं बता रहा आपके मोबाइल में, 32 डिग्री बता रहे। देखो मतलब कि हमारा मोबाइल जो है, वो मोबाइल के अंदर किसी भी तरह का ऐसा डिवाइस नहीं लगा हुआ है जो वो वेदर को सिग्निफिकेंटली चेक कर रहा नहीं कर रहा। तो ये कहाँ, ये डेटा फिर आ कहाँ से रहा है? ये डेटा बेटा क्लाउड से आ रहा है, और ये क्लाउड से इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है टाइम टू टाइम। तो ये डेटा आ कैसे रहा? एपीआई से। हमारे मोबाइल जितने भी कंपनी के हैं, वो सभी जितने भी कंपनी वाले एपीआई वेंडर्स को परचेज कर लेते हैं, तो जितनी भी कंपनियां उनको एपीआई प्रोवाइड, वेदर एपीआई की डेटा देती है। ठीक है, ऐसे पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ एपीआई, है ना? तो एपीआई आप समझ में आए? जैसे यूआरएल होता है ना, गूगल पे आप लिख दे, यूट्यूब की जैसे लिंक होता है ना, जैसे भेजते हो, तो वीडियो पे जैसे लिंक पे क्लिक करके पूरी वीडियो आ जाएगी। उस तरह एपीआई हर डेटाबेस का अलग अलग होता है। अच्छा डेटाबेस का एपीआई जो होता है वो सिक्योर होता है, उसका पासवर्ड आईडी भी बना सकते हो। अच्छा दूसरी चीज है, वो हायरार्की में भी एक्सेस करने की एबिलिटी देता है, जैसे कि क्या,
यूट्यूब पे जैसे मैंने आपको लिंक शेयर किया, तो आपको जितनी वीडियो भेजा पूरी एक, जैसे लेट्स से वीडियो की टाइमिंग 10 मिनट्स की, तो आपको पूरी 10 मिनट्स की वीडियो मिलेगी। क्या हम उसमें किसी भी तरह से 5 मिनट कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि वो लिंक शेयर करेंगे तो पूरी वीडियो जाएगी। बट इसमें क्या है कि हम एपीआई में हम आपको हायरार्की वे में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे लेट्स से डब्ल्यूएचओ के पास पूरे इंटायर वर्ल्ड की डेटा थी, उसमें से कहा कि मुझे सिर्फ इंडिया की डेटा एक्सेस करनी है लेट्स से, तो हम सिर्फ इंडिया की डेटा एक्सेस करेंगे, इंटायर वर्ल्ड की नहीं। मतलब आप हायरार्की वे में एक्सेस कर पाओगे, ये सिर्फ अवेलेबल है। में क्या होता था कि पूरी डेटा लाओ, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करो, फिर काम। मतलब 100 जीबी की डेटा पहले अपलोड करने में टाइम लगाओ, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करके हटाओ, फिर काम। कितना टिपिकल सा काम है, सोचो। एपीआई में सर लाइव लाइव डेटा अपडेट होते रहता है फ्रीक्वेंटली, जैसे वहां जो चेंज हुआ तुम्हारे फोन में दिखेगा, आपके लैपटॉप में दिखेगा। डायरेक्ट कनेक्शन स्टेब्लिश, इसीलिए तो बात है। और तीसरे एपीआई का फायदा एक और है, आपके फोन लैपटॉप के लेआउट नहीं बनाना पड़ता। आपके सिस्टम के सभी का जो सिस्टम का जो डिस्प्ले है उसकी सभी का लेंथ अलग अलग है। फिर आपके सभी का, किसी का 32 तक ऐसा है ना, सबका से। तो जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट का लेआउट अलग अलग होता है, बनाया जाता है। इसमें लेआउट बनाने की रेट नहीं, ऑटोमेटिकली सेट कर लेते हैं। बेटा उसी टाइम हमारा एमटेक चल रहा था, मैंने पूरी रिसर्च एमटेक टाइम सेंटर कहाँ कहाँ खाली है, आपकी उस एपीआई से भी आप हमने बनाया था। और नहीं यार, किसी की जैसा ही था। तो नहीं कहते पैसे इतना आगे बढ़ते हैं। तो ये डेटा एक्सेसिंग जब हेल्प किया, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अभी के वे में यूज हो रहा है। अब देखो समझना है, एपीआई से जब डेटा एक्सेस करते हैं तो डेटा आता है जीएसएन के फॉर्मेट में। जीएसएन के फॉर्मेट ऐसा होता है की विथ वैल्यू। जैसे आप पाइथन पढ़े होंगे तो देखिए होगा डिक्शनरी की विथ वैल्यू, ऐसा डेटा होता है। मैं जीएसएन की डेटा भी दिखाता हूँ। जब भी एपीआई से डेटा आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हेन वी आर एक्सेसिंग द डेटा, तो डेटा कम्स इन विच फॉर्मेट, तो हमेशा किस फॉर्मेट में आता है, तो जीएसएन में या तो एक्सेल में। तो हम इस तरह की डेटा पे काम नहीं कर सकते ना, तो हमें जीएसएन हमारे लिए कंफर्टेबल है, ना ही एक्सएमएल। तो हमें डेटा कैसा चाहिए बताओ, हमें डेटा कैसा चाहिए बेटा बताओ सब लोग। ऐसा डेटा चाहिए ना काम करने के लिए, टैबलेट फॉर्मेट में डेटा चाहिए ना। इस डेटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू यूज सम ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी में कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक्सेल सबसे टॉप लेवल भी यूज होता है। बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है, दोनों को यूज कर सकते हैं। अब मेरा पॉइंट है, हम तो पढ़ रहे हैं बीआई इंटेलिजेंस टूल। इसकी में आप पावर बीआई पढ़ेंगे जनरली, टैबलो की भी थोड़ी बहुत आइडिया देते चलेंगे आपको। ये दोनों ही आपको आना चाहिए। कुछ कंपनियां पावर बीआई को डिमांड करते हैं, कुछ कंपनियां टैबलो को, तो दोनों ही आना चाहिए। तो अब एक पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक्सेल, पावर बीआई और पाइथन तीनों का यूज क्यों हो रहा है एक ही काम को करने के लिए, क्या आप बता सकते हो क्यों हो रहा है? एक्सेल जो है लिटिल बिट अमाउंट को कैरी करता है, और उससे बड़े डेटा बीआई टूल यूज होता है। अच्छा, तो उसके अंदर वर्किंग फ्लो के अंदर, इसके अंदर वर्किंग इफिशियंसी भी कम है इसके कंपैरिजन में। और इससे बड़ी डेटा में हम क्या यूज करते हैं, पाइथन। अब लेट से बेटा डेटा हमने गैदर कर लिया, चाहे हमें जैसी डेटा चाहिए थी हम गैदर करते हैं। आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस एनालिसिस। डायग्नोसिस एनालिसिस को आप एक और वर्ड से जानते हैं, शायद मैं नाम बताता हूँ, सुने होंगे, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग आपने सुना होगा, फिर आपने सुना होगा डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये सब नाम सुने होंगे आप। ये सारे नाम है डायग्नोसिस एनालिसिस के। इसमें क्या करते हैं बेटा कि जो डेटा आपने गैदर किया, वी जस्ट प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑन अवर डेटा। हम अपने डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या बता सकते हो? लेट से डिसीजेबल डेटा, जो हमने डेटा गैदर किया ये था, इसमें किस तरह की ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या हमें कोई आइडिया दे सकते हैं? एग्जैक्टली, ये पॉसिबल है कि जैसे लेट्स बेटा कि आपको एक कैंसर पेशेंट की डेटा दी गई, ठीक है, कैंसर पेशेंट की डेटा दी, तो पॉसिबल है ना कि कुछ पर्सन ने अपने एज नहीं बताया, कुछ पर्सन ने अपनी वेट नहीं बताया, कुछ पर्सन ने अपनी हाइट को नहीं नोट डाउन किया, कुछ पर्सन ने अपना फोन नंबर एज अपडेट नहीं किया। पॉसिबल है ये सब। अब देखो डेटा
करने के लिए नल वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इस नल वैल्यू को हमें हैंडल करना है। इस नल वैल्यू के अंदर या तो कोई ना कोई डेटा फिल करो या कोई ना कोई कुछ ना या डिलीट करो, कुछ ना कुछ करना होगा। इस नल वैल्यू के साथ हम नहीं काम कर सकते, मतलब इस नल वैल्यू को मुझे हैंडल करने होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही पेशेंट का नाम मल्टीपल टाइम रिपीट हो गया, जिसे हम डुप्लीकेट एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डुप्लीकेट एंट्री। ऐसा भी होता है बेटा कि हमारे पास कॉलम C1 से लेकर C300 तक के टोटल कितने कॉलम हो गए बताओ? 300। अब बहुत कितने सारे कॉलम को एनालाइज करने तो 10 लाख हो सकता है और कॉलम भी 300 है, तो एनालाइजेशन करना कितना टिपिकल है सोचो। तो पॉसिबल है कि इतने सारे कॉलम हमारे काम की ना हो, ये पॉसिबल है कि कुछ कॉलम अननेसेसरी हमें एडजस्ट ऐड हो रखा हो। तो हमें यहाँ पे आपस में कॉलम का कोरिलेशन चेक करना होता है, जिसे कहते हैं कोरिलेशन। फिर हमें कभी कभी कॉलम का कोवेरिएंस भी चेक करना होता है। कोवेरिएंस क्या होता है? आप में से कोई वेरिएंस जानते हो? वेरिएंस क्या होता है? किसी कॉलम स्ट्रेस नहीं पड़े हो आप शायद। देखो यदि किसी कॉलम के बेटा वैल्यू सेम, जैसे लेट किसी कॉलम है, जैसे लेट से यहाँ पे किसी का कॉलम है हाइट, यहाँ पे लेट से यहाँ पे ले लो किसी का कुछ भी ले लो, लेट से उसका ठीक है वैल्यू। तो यदि सभी में वैल्यू इसका वैरियंस क्या हो जाएगा? जीरो। यदि किसी भी कॉलम की में वैल्यू सेम हो गई पूरे में, उसका वैरियंस क्या हो जाता है? जीरो। तो हमारा होप ये होना चाहिए कि किसी भी कॉलम का वैरियंस जीरो ना हो। यदि जीरो है तो कॉलम हमारे काम की वो वैरियंस हो गया। में कभी कभी बेटा आउटलायर भी देखने होते हैं। आउटलायर क्या होता है? जैसे मैक्स बता दो बेटा, ये हमारे आउटलायर्स समझ में आया। तो ये सारी चीजें हैंडल करना पड़ता है। कोरिलेशन ये होता है कि जितनी कॉलम है उन सारे कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं चेक करना। कौन कौन से कॉलम हमारे एनालाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोरिलेशन। कभी कभी होता है कॉलम के अंदर वैल्यू जो है सेम रिलेटेड से, उसे कहा जाता है कोवेरिएंट। समझ में आया? तो दोनों चीजें में ठीक करना होता है। हम ये दोनों चीजें करके देखेंगे जब हम पावर बी की क्लास हमारी चले, तो आप पूछ लेना हमसे ये चीज। हाँ हाँ, ये स्टैट से पढ़ाया है मैं कनिका आपको। सिग्मा में इक्वेशन होता है, ब्रैकेट का कोई क्वेश्चन बता सकता है? माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एन, ये होता है फॉर्मूला वेरिएंस का। पॉपुलेशन के साथ का सिंपल के साथ एस स्क्वायर सम एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ये हो गया सिंपल वेरिएंस। ये लिख लो बेटा, आप लोग को इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ट्रस्ट करो हम पे। हम वही पढ़ाते हैं आपको जो आपके काम की है। अतुल जैसा नहीं, सिद्धार्थ जैसा नहीं। सिद्धार्थ को थोड़ी देर बाद पूछोगे वेरिएंस क्या होता है, कहेगा सीक्वल में आया था सर। हाँ लिखिए, वेरिएंस समझ में आया ना क्या होता है? जैसे अभी हम लोग सभी लोग हैं, अब इन सब में हम लोग की एक डेटा बनी बेटा प्रोग्राम। तभी हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हो? पावर बीआई पढ़ रहे हो। तो जो कॉलम बनेगा प्रोग्राम उसका वैरिएंस क्या होगा? जीरो, क्योंकि हम सभी की डेटा जीरो उसमें एक ही होगी क्या? पावर बीआई पावर बीआई पावर बीआई। तो एक कॉलम के अंदर डेटा यदि सेम पूरे में मिल गई तो वैरिएंस क्या हो जाता है? तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि कॉलम का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो वटेवर हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया सिद्धार्थ कुमार? ये है हमारा डेटा क्लीनिंग। तो अच्छा एक चीज और, अभी इंटरव्यू पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के मेजर स्टेप्स क्या? स्टेप्स ऑफ डेटा क्लीनिंग क्लियरली सेड नो, it totally depends upon the data. If we view the data, then we can do it. तब आप बता सकते हो। समझ में आया? अच्छा, तो ये डेटा क्लीनिंग करने के लिए हम यूज क्या करेंगे कि ये इसके अंदर डेटा होगा, ये 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, है ना? तो मैन्युअली तो कर ही नहीं सकते ये सब।
तो इसके लिए हमें फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, वी नीड टू सम ऑफ द यूज, वी नीड टू यूज टूल एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है। तो इसको करने के लिए एक्सेल से भी करते हैं। क्या आप एक्सेल से डेटा क्लीनिंग करके देखिए आप क्लास में, आप करके देखिए बेटा, एक्सेल पढ़ना क्यों ना, एक्सेल से डेटा क्लीनिंग करके देखे थे आप, ये सारी चीजें कोरिलेशन कोवेरिएंस सब चीजें करके देखा था इम्प्लीमेंटेशन। फिर बीआई, फिर हमने पढ़ा एक्सेल में पढ़ा था पावर क्यूरी, हमारा लास्ट वन था पाइथन। ये तीन ऐसे हैं जिसके थ्रू हमने कराया था आपको, ये तीन जिसके थ्रू ये चीजें पढ़, आप भी पढ़ दिए होंगे एक्सेल, तो आप किए थे ये चीजें। डेटा क्लीनिंग कैसे किया जाता है, वेरिएंस कैसे लगाया था, वेरिएंस एक्सेल में कैसे कैलकुलेट किया गया, कभी कभी पूछने लग जाते हैं, इसलिए हर चीज में हाँ मत, कभी कभी पूछने लग जाते हैं कैसे किए थे, हैं? ठीक है, ये दो स्टेप हो गए। ये देखो ये दोनों स्टेप्स ये स्टेप है, थोड़ा स्टेप वन के बाद स्टेप, ये दोनों के बाद ही कुछ हो सकता है। और स्टेप थ्री बेटा ऑप्शनल है, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो करिए, नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत करिए। स्टेप थ्री देखो, इसी को लोग कुछ लोग शॉर्ट में कहते हैं एक्स डेटा एक्सट्रैक्शन। स्टेप वन को कुछ लोग डेटा एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का ई। डेटा क्लीनिंग को कुछ लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, टी। और देखो अभी जो पढ़ने वाले हो डेटा लोड, तो स्टेप थ्री को कहा जाता है बेटा टेक्निकली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। टेक्निकली जो नाम है, जिसकी पावर दिया आपको इतना ही हेल्प करता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव में नाम से जब है प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आप डॉक्टर के पास जाती हो, तो डॉक्टर हमारी बॉडी चेकअप करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं ना कि ये सब चीजें आपको खाना चाहिए, ये सब चीजें बंद करना होगा, और ये सारी चीजें आपको चेकअप करानी पड़ेगी, कहते हैं ना। तो ये सब चीजें, यही होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जो डेटा को हमने डायग्नोसिस किया था, जो डेटा को हमने क्लीनिंग की थी, उस डेटा के अंदर से डिफरेंट 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 जो चीजें हैं, जैसे लेट से आपको दिया था ना, कैंसर पेशेंट की डेटा दिया था, लेट से कि 2010 से लेके अभी तक की डेटा दी गई। और ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विदाउट डेटा क्लीनिंग के नहीं कर सकते, विदाउट डायग्नोसिस एनालिसिस की प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे हमारे भविष्य के साथ के देखो अब तो ये पता है कि प्रिस्क्रिप्टिव में होता क्या है कि डेटा का डिफरेंट डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट करना है। जैसे लेट्स से, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 10 से 25 के पिछले 5 साल, मतलब जितने भी ईयर्स हैं, 2010 में इंडिया में कितने लोग कैंसर से अफेक्टेड थे, 11 में कितने, 12 आराम से कर सकते हैं ये सब लोग दिखा सकते नहीं दिखा सकते, इतने में वन वन 1 लाख लोग इसमें affected थे, इसमें 2.5 लाख, लेट्स इसमें 2 लाख, इसमें 1, ऐसे कर सकते नहीं कर सकते। इसी को बेटा यदि ऐसे व्यू कराए तो ज्यादा यूजर को क्लियर व्यू समझ में आएगा। इसको क्या कहते हैं, बार चार्ट, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, बार चार्ट। बट इसको टेक्निकली बेटा विजुअल्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, विजुअल्स। जैसे ये तो बार चार्ट हुआ, बट यदि लाइन चार्ट की भी यहाँ पे कहो तो इसको लाइन चार्ट कहोगे आप, है ना। इन सबों के कॉम्बिनेशन, जितने भी तरह की दुनिया में चार्ट है, सभी को विजुअल कह सकते हैं। और इसी विजुअल को डेटा विजुअलाइजेशन कहा जाता है। इस तरह से डेटा पे विजुअल जो बनाते हो ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। समझ में आया? किसी को कुछ लोग कहते हैं ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को डायग्नोसिस करना। नहीं, डेटा डायग्नोसिस तो दूर दूर तक कोई नहीं करता, सीधा चार्ट बनाना। तो दैट इज नॉट, हमें ईटीएल सीखना है, ईडीए सबको आता है। ये इसी को ईडीए कहा जाता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा। इस पे जो चार्ट बना रहे हो ना, ये ईडीए हुआ। आई समझ में?
अब इस तरह से तो क्या इसमें क्या कर रहे हैं, इनसाइट्स निकाल रहे हैं ना। जैसे लेट से आपने क्या देखा कि आप देख रहे हो कि पिछले 10 सालों से अगस्त मंथ में लोग ज्यादा कैंसर से इफेक्टेड हो रहे हैं। तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं कि अगस्त मंथ में ऐसा क्या चेंजेस हो रहा है वेदर में जो लोग को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। या फिर हम ये देख सकते हैं ऑरिजिन वाइज इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट ऑरिजिन में, साउथ नॉर्थ वेस्ट, और कौन सी एरिया में ज्यादा लोग कैंसर से इफेक्टेड हो रहे हैं ये भी देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि लोकेशन पे ऐसा क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिस वजह से लोग को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। या इनका खाने का जो डाइटिंग फॉलो करते हो क्या फॉलो कर रहे हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं। या फिर इस बिहाफ पे, इस डेटा के बिहाफ पे हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं कि भाई साहब आपको डाइटिंग को, यदि आपको कैंसर अवॉइड करनी है तो ये सारी चीजें अपने खाने पीने में शामिल करना पड़ेगा और ये सारी चीजें आपको हटानी पड़ेगी। ये सॉरी रिकमेंडेशन कर सकते नहीं कर सकते बताओ। तो ये कैसे पॉसिबल है, विदाउट एनालाइजेशन नहीं पॉसिबल है। तो ये तीनों काम करने में हमारा ये जो टास्क है इसको करने में हमारा हेल्प करता है, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा लोड, ये करने में हमारा एक्सेल भी कर सकता है, इस काम को बीआई टूल भी कर सकता है और पाइथन, ये तीनों कर सकता है। पॉइंट समझ में आया नहीं है बताइए। डन और नॉट डन, ये समझ में आया बेटा आप सभी को। तो यही तक हमें पावर बीआई पढ़ना है। एक और काम करता है पावर बीआई, स्टेप 4 देखो, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। देखो बेटा एक और स्टेप होता है, मैं लिख देता हूँ, प्रीडिक्टिव। देखो स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 या स्टेप 4, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। स्टेप 3 यदि आपको एनालाइजेशन करना है तो स्टेप 3 करो। यदि आपको प्रिडिक्टिव में क्या होता है, लेट्स से 1011 है, नेक्स्ट वैल्यू हमने 1015 दिया, तो हाँ बताइए। विजुअल्स पहले ना डेटा को आप अपने वेयर हाउस में रखते हैं, डेटा वेयर हाउस नाम की चीज होती है, आप जानते भी होंगे। तो आप अपने डेटा को क्लीन करने के बाद अपने जो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा के उस वेयर हाउस में लेके आ गए सारे डेटा, अब उस डेटा पे अपने क्लाइंट डेस्कटॉप में जो जो चार्ट बना दी, तो यही लोड हुआ। इसमें जो लोड करती है ना इसी को कहा जाता है, इसको तो डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसको लोड नहीं कहा जाता, बट इट स्टेप इज कॉल्ड डेटा लोड। प्रोसेस को डेटा लोड कहते हैं, समझ में आया। क्लीनिंग करने के बाद जो आप वेयर हाउस में डेटा लोड करती हैं दैट इज डेटा। डेटा लोड करने का कोई प्रोसेस तो आपको जैसे जैसे सभी का अलग अलग डेटा डालने हैं, तो सीक्वल क्रेडेंशियल फिल करके डालेंगे, और एक्सेल में डालना है तो एक्सेल के तरीके से एक्सेल में डालना है। तो उसको आपको हाँ, जब क्लाउड इन्वॉल्व अपलोड करना है तो आप पहले क्लाउड में डालेंगे उसके क्रेडेंशियल तरीके। प्रेडिक्शन करना है, जैसे लेट्स हमने आपको दो वैल्यू दिया, इस भी आप पे आपको मैंने कहा कि व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट वैल्यू, तो आप बता सकते हो, ये दोनों की भी आप बता सकते हो नहीं बता सकते। आप ये बताओ सब लोग नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा। तो बेटा आप करेक्ट कर पा रही हो ना, मुझे लग रहा है आप correct कर पा रही हो ना। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा बताओ, 1019। ये कैसे बता पाया आपने, क्योंकि आप इसके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपने देखा कि 1011 है तो नेक्स्ट वैल्यू 101, मतलब चार का पैटर्न चल रहा है, तो ये चार अभी तक ऐड कर यही किए ना। यही सेम काम करता है हमारा मशीन लर्निंग। ये जो डेटा आपने दिया है ना, इस डेटा के अंदर से हिडन स्ट्रक्चर को लाइन बाय लाइन पढ़ लेता है, और ये लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद यदि आप न्यू डेटा प्रोवाइड करोगे तो उसमें आपको प्रिडिक्शन करेगा कि ये होगा। समझ गए। अब ये 98% एक्यूरेट कर पाता, मशीन लर्निंग 100% नहीं कर पाता। तो इसका यूज कहाँ पे, जैसे आपके फोन में बताता है वेदर फोरकास्टिंग, बताता है 2 घंटे बाद बारिश होगा, कभी कभी धूप ही निकला रहता है नहीं। या आपने देखा यूट्यूब रिकमेंडेशन, आप बढ़िया अच्छा सॉन्ग सुन रहे थे, अब अचानक से अनरिलेवेंट वीडियोज आ जाते हैं, कभी कभी देखा होगा मैक्सिमम टाइम सेम वीडियोज रहते हैं, सिमिलर ही रहते हैं, बट कभी कभी अनरिलेवेंट आ जाता है, देखिए इस तरह की चीजों यही एक 2% मिसमैच होता है। और इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीप लर्निंग। ये 99.9% एक्यूरेट। ठीक है, मुझे पावर बीआई का काम नहीं है, पावर बीआई का यही काम था। मैं पावर बीआई को समराइज करूं क्या था, तो यदि आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पावर बीआई, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बताओ, इट इज द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बट इसको बेटा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कहना सही नहीं रहेगा, अब इसको एसएसबीआई टूल कहा जाना चाहिए। पावर बीआई इज कॉल्ड एसएसबीआई टूल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म ईटीएल ऑन आवर डेटा। अब एसएसबीआई क्या होता है सो बताता हूँ, लिख लो आप लोग, मैं लिख दूं या लिख लिए, लिखो सब लोग। पावर बीआई या एस एस बी आई टूल, एस एस बी आई दो बार एस है, एस एस बी आई टूल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म ईटीएल ऑन आवर डेटा। एस एस बी आई, एस एस बी एस क्या लिख रहा है, दैट हेल्प अस टू परफॉर्म ईटीएल ऑन आवर डेटा।
सेल्फ सर्विस इंटेलिजेंस उसका फुल फॉर्म होता है। एसएसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में से आगे बढ़ेंगे, आज यहीं तक या 5 या